Hello guys, you all are welcome in the new video where we learn about how things react with one another. So let's see what are our learning objectives. Like in this chapter we will study about physical and chemical changes, rusting of iron and crystallization. Basically I have made another video in which I have discussed about physical and chemical changes on the basic level where you have to study about reversible changes, irreversible changes, what is solubility. So if you didn't see my video yet, go and check it now. So welcome to this chapter where we will learn physical and chemical changes in deep. So let's see. Every day a lot of changes occur around you all the time. What happens when you keep some ice cubes in a container? So basically it is an example of a physical change where an ice changes into water by heating, and when it loses heat it can again converts into ice. So this is basically a physical change. So the definition of physical change in this video we'll have learned about that. Properties such as size, shape, colors, state of a substance are called physical properties. जाहिर सी बात है कि यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो रही है. ऐसा प्रॉपर्टी जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी. और वैसे प्रॉपर्टीज में चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, जो कि रिवर्सिबल चेंजेस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया भी था. सो अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट जिसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल चेंज का. चेंजेस का दो पार्ट था, फिजिकल और केमिकल. अब केमिकल चेंज में बताएंगे कि यहाँ पे जो चेंजेस हो रहा है वो मॉलिक्यूल लेवल का हो रहा है. मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन होगा और यहाँ चीज़ जो है बिल्कुल छोटे लेवल पे चेंजेस होता है. उससे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या हम लोग को जानना है, रिएक्टेंट. तो जब भी हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन जिस जिस चीज़ों का करवाते हैं दैट इज़ कॉल्ड रिएक्टेंट. और रिएक्शन के बाद जो बनता है वो कहलाता है प्रोडक्ट. ठीक है, हम बताए थे लास्ट वीडियो में कि इरिवर्सिबल चेंज ही आगे जाके केमिकल चेंजेस के जाना जाता है. अब यहाँ देखेंगे केमिकल चेंजेस में हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो नया बनता है और ये रिवर्सिबल होता है. जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, स्पॉइलेज ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये सारा का सारा आपका केमिकल चेंजेस में आता है. जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि केमिकल रिएक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होने वाला है इस वीडियो में. तो आइए देखते हैं एक रिएक्शन जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें क्या होता है, तो बोलते हैं कि आयरन इज मोर रिएक्टिव दैन मेटल दैन कॉपर. तो आयरन क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से और वहाँ पर आयरन सल्फेट बना लेगा. मतलब ये आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो समझेंगे. फिलहाल अभी बस इतना याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी को दूसरे स्थान पे भेज देना. ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. मतलब एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पर एक मेटल दूसरे मेटल को दूसरे जगह पे भेज देगा. खैर, अब केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, यानी केमिकल चेंजेस की बात करते हैं. तो केमिकल चेंजेस जो होता है वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है. मतलब इस चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं होते हुए, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें हम लोग ध्यान देंगे. जिसमें पहला फैक्टर है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस. तो इस चैप्टर में हम लोग फैक्टर्स देखेंगे और उससे जुड़े हुए कुछ एग्जांपल्स देख करके समझेंगे कि वो कैसे काम करता है. इवोल्यूशन ऑफ गैसेस का पहला एग्जांपल है कि जब आप जिंक एक तरह का मेटल है, जब आप उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. मतलब यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि आप जब ये जिंक का फॉर्मूला है Zn, आप इसको जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, ये रिएक्शन का साइन है. और ये आपका जिंक जो है सल्फेट के सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन को हटा देगा. मैंने आपको ऊपर बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो यहाँ जिंक क्या कर रहा है, चूँकि बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो हाइड्रोजन से, तो वो इस सल्फेट में से हाइड्रोजन को हटा के बाहर फेंक देगा और खुद उसके साथ जुड़ जाता है. तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन जो है वो बाहर रिलीज हो रहा है. उसी प्रकार से सोडियम है, सोडियम नाइट्रेट. तो सोडियम नाइट्रेट को आप गर्म करोगे तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा. यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक चीज़ जो है दो चीज़ों में टूट रहा है. ठीक है, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. तो यहाँ देखेंगे कि इट इज़ ग्लोइंग स्प्लिंटर इज अबाउट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, इट बर्न्स विथ फ्लेम. यहाँ पे रिलीज हो रहा है ऑक्सीजन. देखेंगे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट को अगर आप तोड़ रहे हो तो सोडियम नाइट्राइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगा. तो यहाँ ऑक्सीजन का प्रेजेंस हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो बोला जाता है कि कोई भी चीज़ को आप जलाओ ऑक्सीजन उसको सपोर्ट करेगा. मतलब अगर ऑक्सीजन आप ज़्यादा अमाउंट में दे रहे हो तो वो चीज़ बहुत जल्दी जलेगा,
और इसके एग्जांपल यहाँ बता रहा है कि जब आप जलता हुआ स्प्लिंटर यानी ये माचिस के तिल्ली को आप यहाँ लाओगे, ये बहुत तेज़ी से जलेगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी वही बात बताया है कि जब आप मैच स्टिक को आप लाओगे तो वो पॉप साउंड के साथ जलेगा, मतलब हाइड्रोजन गैस जो जलता है वो पॉपिंग साउंड निकालता है और ऑक्सीजन गैस जो है वो रिएक्शन को फास्ट कर देता है, कंबशन को फास्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा एग्जांपल है व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। यहाँ भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में निकलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट ऐसे पता किया जाता है कि आप कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला दो तो पानी जो है बिल्कुल ट्रांसलूसेंट दिखेगा। अब जैसे उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओगे वो क्या करेगा, पानी को कन्वर्ट कर देगा मिल्की वाटर में और वो पानी ओपेक हो जाएगा, बिल्कुल दूध की तरह दिखेगा। तो ये चेक करते हैं हम लोग ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तो हुआ आपका गैस का इवोल्यूशन। आइए देखते हैं डिटेल में क्या लिखा हुआ है। व्हेन यू लीव कट स्लाइस ऑफ एप्पल, जब एप्पल को, ब्रिंजल को, पोटैटो को जब आप काट के कुछ देर तक छोड़ देते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर लेता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है, एटमॉस्फेरिक एयर के साथ रिएक्शन हो जाता है और कुछ अलग ही सब्सटेंस वहाँ फॉर्म हो जाता है। यानी कि सेब जो है उसका इनर पार्ट जो है वो रिएक्शन करता है एटमॉस्फेरिक एयर के साथ और अलग ही तरह का सब्सटेंस फॉर्मेशन कर लेता है। अब देखते हैं दूसरा फैक्टर जो है चेंज ऑफ कलर, यानी कि ये जो हम लोग पढ़े सेब वाला, ये चेंज ऑफ कलर हो रहा है, ये भी एक तरह का केमिकल चेंज ही है। तो यहाँ देखेंगे लीड नाइट्रेट का जब आप गर्म करते हो, लीड नाइट्रेट एक तरह का केमिकल है, PbNO3 का ब्रैकेट 2, ये रेडिश ब्राउन कलर का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है। यहाँ देखेंगे कि जब आप लीड नाइट्रेट को गर्म करोगे तो वो क्या करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकालेगा, लीड ऑक्साइड निकालेगा और ऑक्सीजन निकालेगा। ये भी टूट रहा है तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और यहाँ देखेंगे कि कौन सा चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ जो प्रोडक्ट है वो तीन है। रेडिश ब्राउन कलर का आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, येलो कलर का आपका लीड ऑक्साइड हो जाएगा और ऑक्सीजन आपका कलरलेस है, वो तो दिखता भी नहीं है। तो पिछले दो फैक्टर्स के बाद अब हम लोग आते हैं तीसरा फैक्टर जो थोड़ा अलग है और इसमें ये बोला गया है कि फॉर्मेशन होता है पर्सिपिटेट का। तो पर्सिपिटेट क्या है, तो बोला गया है कि सॉलिड सब्सटेंस है जो कि बनता है सॉल्यूशन से। मतलब सॉल्यूशन में भी आप देखेंगे कुछ कलेक्शंस हो रहा है सब्सटेंसेस का जो कि सॉलिड फॉर्म में बनता है और उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पर्सिपिटेट। तो देखेंगे कि ये कब बनेगा, किस इक्वेशन में बनेगा। तो जब रिएक्शन होता है हाइड्रोजन गैस सल्फाइड, अगर उसको पास कर दो आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, मतलब कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है जिसको आप पानी में मिलाकर सॉल्यूशन बनाएंगे। और इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आप हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास कराते हैं तो कॉपर सल्फाइड बनता है, कॉपर सल्फाइड, और इसके बाद बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये कॉपर सल्फाइड जो है आपका पर्सिपिटेट का फॉर्म बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब आयरन से आप रिएक्शन करवाते हैं, आयरन सल्फेट से आप रिएक्शन करवाते हैं तो ब्राउन कलर्ड का पर्सिपिटेट फॉर्म होता है और इसको आयरन हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो देखा जाए तो ये सब चीज़ जो है आपका फैक्टर है जिससे आप पहचान सकते हो, है ना। उसके बाद है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होता है, तो बोलते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जब आप किसी बीकर को छूते हो जिसमें रिएक्शन हो रहा है, अगर वो बीकर ठंडा हो गया है तो बोलेंगे कि वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। जिसमें टेम्परेचर का चेंज होता है वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। खैर यहाँ देखिए, एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड अदर रेडिएशन, ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आता है। फिर देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल में व्हेन कार्बन एंड सल्फर आर हीटेड, कार्बन सल्फर को जब आप हीट करते हो तो उसमें हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, मतलब उसको आप हीट एनर्जी दे रहे हो तो वो कहलाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें कार्बन सल्फाइड बनता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, वो हीट एनर्जी इवॉल्व करेगा, मतलब जब आप उसको छुओगे तो वो हीट एनर्जी यानी उसको गर्म महसूस होगा आपको। ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। जब आप चूने में पानी मिलाते हैं क्विकलाइम में जैसे ही आप वाटर मिलाओगे तो उसमें वो गर्म हो जाता है, आप लोग देखे होंगे उबलता है पानी। तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि पानी उबल रहा है, एक्चुअली में वो हीट एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन प्लस हीट एनर्जी निकलता है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये वाला रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, मतलब कि रिएक्शन में साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है। जो सिंपल से एग्जांपल आप देखते हो, जब आप ये बर्तन किचन में आप जब वो तेल को गर्म करते हो
और उसमें जब जैसे ही पानी डालते हो उसमें छींटा कर डालते हैं कि अलग सा आवाज़ आता है। वैसे ही कुछ कुछ रिएक्शन में आवाज़ आता है जिसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। इस रिएक्शन में जब विनेगर रिएक्शन करता है बेकिंग सोडा के साथ तो फॉर्मेशन आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हिसिंग का आवाज़ निकलता है, मतलब सांप जैसे जो आवाज़ निकालता है वो हिसिंग साउंड कहलाता है। ये इक्वेशन, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलता है। उसके बाद है चेंज ऑफ स्मेल में अकर और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ, मतलब ये जो है आप सिंपल सा फूड का एग्जांपल आप देख लो। आप खाना देखते हो, कुछ दिन छोड़ दो, जब ख़राब हो जाता है तो उसका स्मेल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है आपका चेंज इन स्मेल होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि हमारा चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है। तो रस्टिंग का मतलब होता है डिग्रेड, मतलब लेयर बाय लेयर ख़त्म होना, इज कॉल्ड रस्टिंग। और ये लेयर बाय लेयर ख़त्म हो रहा है आयरन, ये ख़त्म कैसे होगा हम लोग को यही पढ़ना है। तो आप लोग देखे होंगे जनरली जो जंग लगता है लोहे में, वो कैसे होता है, तो वो कब होगा, जब उसको आप मॉइस्ट एयर के साथ, मतलब जब पानी और ऑक्सीजन दोनों होगा उसमें आप छोड़ देते हो तो एक ब्राउन कलर का खुरदरा खुरदरा पार्ट लेयर बन जाता है उसके सरफेस पे, और यही खुरदरा पार्ट हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कहलाता है, जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं। रस्ट तो नॉर्मल लैंग्वेज में बोला गया है, मगर उसका केमिकल नेम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है या हाइड्रो ऑक्साइड है, फेरस हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर देखेंगे रस्ट फॉल ऑफ द सरफेस एक्सपोजिंग द आयरन सरफेस बीनीथ रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ स्लो चेंज दैट डिस्ट्रॉय द होल आयरन ऑब्जेक्ट। अगर ये एक्चुअली तो चेंज बहुत स्लो चेंज है, मगर अगर इसको छोड़ दे तो ये धीरे धीरे पूरे आयरन को बर्बाद कर देगा, उसके सरफेस को ख़त्म करते करते धीरे धीरे। आयरन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है, इसका यूज हम लोग करते हैं ब्रिज बनाने में, मतलब जितने भी हमारे यूजेस हैं, जितने भी और इंडस्ट्रीज वगैरह सब इसी पे टिका हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो यहाँ पर जो रिएक्शन दिया हुआ है वो रस्टिंग का रिएक्शन है, जिसमें आयरन है, ऑक्सीजन है और वाटर है, तीनों मिल करके बनाता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसका एग्जाम ये केमिकल सिंबल फॉर्मूला है Fa2O3.XH2O। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बोथ, सॉरी रस्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे रस्टिंग ऑफ आयरन जो कि टेक्स प्लेस होता है ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में। अब यहाँ देखेंगे ये कि रस्टिंग जो है ये फास्टर हो जाएगा अगर कंटेंट ऑफ मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर का अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि आप देखो कि शिप जो है, जो कि जहाज़ पानी वाला, वो हमेशा पानी के अंदर रहता है, और पानी जो सॉल्टी वाटर है, इस वजह से जहाज़ जो है बहुत जल्दी जल्दी रस्ट होता है। तो ये रस्ट को रोकने में बहुत ज़्यादा खर्च हम लोग को हो जाएगा। इस वजह से हम लोग एक ऐसा तरीका ढूंढे हैं जिसमें रस्टिंग को रोका जा सके। तो रस्टिंग को हम लोग बहुत सारे तरीके से रोकते हैं, जिसमें से एक तरीका अब हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें पहला आपका है बाय अवॉइडिंग डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एयर एंड मॉइस्चर। हम लोग जानते हैं कि एयर और मॉइस्चर से ही रिएक्ट करके वो रस्ट करता है। अब जैसे ही उन दोनों का हम कांटेक्ट तोड़ देंगे वो काम करना बंद कर देगा, वो रस्ट होना बंद हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, देखिए कैसे होता है। पहला हम लोग करेंगे ग्रीस और ऑयल का अप्लाइंग, मतलब कि उस पर अगर हम ग्रीस लगा दें तो वो एयर से कांटेक्ट तोड़ देगा, और ग्रीस या ऑयल जो है वाटर को रिपेल करता है, तो वो वाटर को टिकने नहीं देगा इस पार्ट से। इस वजह से भी आयरन हमारा बच जाएगा। इसका यूज़ हम लोग गाड़ी में या साइकिल में देखते हो, मोबिल डालते हैं, ऑयल डालते हैं ताकि वो बचा रहे। दूसरा है पेंटिंग, तो हम लोग पेंटिंग करके भी उसको रोक सकते हैं, क्योंकि पेंटिंग क्या करता है, कनेक्शन हटा देता है ऑक्सीजन का, इस वजह से पेंटिंग से भी बच जाएगा। आप लोग देखते हो अपने गेट वगैरह को पेंट कराते हैं ताकि वो बचा रहे। थर्ड प्रोसेस गैल्वेनाइजिंग है। इसमें क्या होता है कि आयरन के आर्टिकल को ऊपर हम लोग एक लेयर चढ़ा देते हैं मेटल का, जैसे क्रोमियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब ऊपर से लेयर चढ़ाने से क्या होता है कि वो मेटल जो है अब कांटेक्ट में नहीं आ सकता ऑक्सीजन का, और वो बच जाएगा। ये चढ़ाते कैसे हैं, तो चढ़ाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिकली, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक एक प्रोसेस है जिसके कारण हम लोग चढ़ाते हैं, जिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं उसको, करंट को पास करा के। एक तरीका है जिसमें हम लोग मेटल को डिपॉजिट कर देते हैं उसके ऊपर, जैसे गोल्ड का हो गया, सिल्वर का हो गया, ये हम लोग एक प्लेट चढ़ा देते हैं, पतला सा लेयर चढ़ा देते हैं, जिसके कारण वो बहुत सुंदर भी दिखता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में वही करते हैं मेटल से। दूसरा, इससे क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर है उस पर अटैक नहीं कर पाता है, जिससे हमारा आयरन जो है वो बच जाता है। और लास्ट यहाँ पर दिखाया गया है जो कि क्रिस्टलाइज सॉरी अलोइंग है। अलोइंग में क्या करते हैं हम लोग, आयरन को किसी और मेटल या नॉन मेटल से मिला देते हैं, जिससे उसका वो केमिकल प्रॉपर्टी जिससे वो रस्ट बनाता है वो ख़त्म हो जाता है, और इस वजह से वो रस्टिंग से बच जाता है। अलॉय में जैसे आपका स्टील हो गया, तो देखे होंगे आप लोग स्टील में जंग नहीं लगता, क्योंकि उसमें आयरन के साथ साथ कार्बन भी मिलाया हुआ रहता है। स्टेनलेस स्टील एक अलॉय है।
जिसमें निकल होगा, क्रोमियम होगा, ये सब मिला करके उसको हम लोग बचाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कोरोजन का डेफिनेशन। तो कोरोजन एक्चुअली एक डिटोरिएशन ऑफ मटेरियल बाय केमिकल इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। खराब हो जाएगा जिस भी रीजन से, अगर एनवायरनमेंट से रिएक्शन करके वो लेयर बाय लेयर डिग्रेड होता है, उसको कोरोजन कहेंगे। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? तो आप देखे होंगे सॉल्ट और शुगर को आप बहुत क्लोज से देखो, आप देखोगे ये कि और जितने भी सॉल्ट होते हैं या शुगर पार्टिकल होते हैं वो यूनिफॉर्म शेप के होते हैं, यूनिफॉर्म साइज के होते हैं, मतलब क्यूबिकल शेप के। तो वैसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल। ठीक है। अब एक क्रिस्टल में होता है कि एटम जो है बिल्कुल रेगुलर पैटर्न में अरेंज रहता है, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, एलम हो गया, इन सब में बिल्कुल सेम पैटर्न में अरेंज होता है, आर ऑब्टेन फ्रॉम द सॉल्यूशन। और ये जिस प्रोसेस से हम लोग को मिलता है उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि सॉलिड को पहले हम लोग पानी में डिजोल्व करते हैं और सिंपली सॉल्यूशन जब बन जाता है तो उसको हम लोग इवेपोरेट करा देते हैं। इवेपोरेट कराने से क्या होता है कि लार्ज क्रिस्टल जो होता है वो बन जाता है। सी वाटर कंटेन सॉल्ट। अब सिंपल है कि सी वाटर को अगर हम लोग पानी में यहाँ पे स्टोर कर दिए, स्टोर करने के बाद सेपरेशन ऑफ मेथड में आप लोग को ये हम पढ़ा चुके हैं कि पानी को आप इवेपोरेट कराओगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट यहाँ पे बच जाता है, और इसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये चैप्टर हमारा यहीं पे क्लियर हो गया है। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए आप देखिए, पढ़िए, समझिए। गुड लक।